कर देते हैं। हेलो व्यूअर, आज हम रेडॉक्स रिएक्शन जो कि केमिकल रिएक्शन के जो है ना बैलेंसिंग का प्रोसेस, हालांकि और भी बहुत सारा है, लेकिन प्रॉपरली रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उससे मिलने वाले इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं, आज के चर्चा का विषय यही होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि से पहले तक केमिस्ट्री 11th के चैप्टर नंबर 8 के जो मेरे 3 वीडियोस रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर हैं, प्लीज़ उसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई जो है ना कन्फ्यूज़न बाकी रह जाए तो कमेंट्स करके जो है ना हमसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स का रेस्पॉन्स जल्दी से जल्दी दिया जा सके। तो आज मेरे चर्चा का विषय है बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन, यानी कि उपचयन अपचयन समीकरण का संतुलन। उपचयन और अपचयन दोनों को मिला के, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब रिडक्शन, दोनों को मिला के जो है रेडॉक्स, और इक्वेशन यानी कि समीकरण का संतुलन हम कैसे करते हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले भी जाना है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे बेस आइडिया यानी कि पिछले जो है वीडियो के आधार पर, पिछले वीडियो का जो कंक्लूजन था वो ये था, जो आधारी जो है विचारधारा ये थी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। जो मॉलिक्यूल किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है या जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कहने का मतलब कि जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है और ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज द नंबर ऑफ चार्जेस। ये बात भी हमने जो है की हुई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर के जो है जनरल आइडिया के आधार पर जो भी आयन या रेडिकल होगा उसके ऊपर डेफिनेटली जो है ना प्लस या माइनस का चिन्ह अंकित होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर उसके लिए हम तय कर लेंगे कि जो है ना क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि O2 माइनस है, तो O2 माइनस है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो 1 है। तो इसके लिए जो है ना इसका क्या हो जाएगा कि दो जो है ना एटम के एक चार्ज हैं, इसका मतलब जो है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया। क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से 1/2 दिस मीन्स हाफ, यानी कि 0.5 जो है ना क्या हो जाएगा, निगेटिव में -0.5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लो कि NO3 माइनस अगर लिखा हुआ है, तो इसका जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर डिराइव करने के लिए कि इसमें जो है नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब यहाँ आप जान रहे हो कि इसके ऊपर जो है कितना चार्ज है, तो -1 है। और ऐसे में क्या हो जाएगा कि N और प्लस क्या हो जाएगा, इसके जो है ऑक्सीजन के नॉर्मली जो है कितने होते हैं, -2 होते हैं। 3 एटम्स हैं तो 3 × -2 इक्वल टू जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इतना इक्वल टू -1 लिखा जाएगा। इसको ही, इस नॉलेज को ही आधार मानकर हम ये जाने कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज द नंबर ऑफ चार्जेस। तो किसी भी आयन या किसी भी रेडिकल का ये क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर अंकित लिखा हुआ जो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और यही जो है ना अलजेब्रिक सम का रिजल्ट है, यानी कि जितना भी चार्ज है वही अलजेब्रिक सम का रिजल्ट है। आगे थर्ड जो है पॉइंट में आप याद रखो
कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम, जो एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है, जैसे Al प्लस 2H प्लस। अब इसमें जो है ना आप देखो कि जो है ना पहले Al क्या करता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जब हम 2H प्लस को ऐड करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो बच्चों ऐसा है कि जो है ना ऐसा आइटम जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन में, ऐसा जो है ना एटम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एटम कहलाएगा, और उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, क्योंकि यह स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। G2 ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। G2 इसके जो है ना वैलेंसी के आधार पर इसका जो है ना NH2 जो है ना वैलेंट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वैलेंसी भी 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है कि रिलीज कर सकता है, एमिट कर सकता है, तो इसलिए जो है ना G2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। G13 का +3 तक हो सकता है, G14 का ±4 हो सकता है, G15 का -3, G16 का -2, G17 का -1। इस तरह से आप कहोगे कि आपने तो पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर दी थी, तो फिर इसको रिपीट करने की क्या जरूरत है, आप आगे कुछ बताइए। तो हाँ, मैं जो है ना बिल्कुल से आगे ही बताने के मूड में हूँ, लेकिन इन चीजों का उपयोग, इन चीजों का इस्तेमाल आज हम बैलेंस करने में करने वाले हैं, यानी कि बैलेंसिंग में होना है। यही आइडियाज, इसी आइडियाज का उपयोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन में, ये सब आइडिया इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना बेस आइडिया जो पिछले दिनों हमारा पहले का है प्रीव्यू, उसको एक बार देख लिया जाए ताकि इसका यूज आसानी से समझते हुए कर सकें। जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के किसी भी स्पेसीज एटम का निकालना चाहेंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम X से जो है एज्यूम कर लेते हैं, और बाकी जितना भी स्पेसीज है उसके इसी आइडिया के आधार पर, ऊपर में जितने जो है 4 आइडियाज हैं बेस आइडियाज, इसके आधार पर जो भी अलग अलग एंटिटीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसका अलजेब्रिक सम मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे में क्या हो जाएगा कि किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन एलिमेंट, किसी भी खास जो है ना एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो X + सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एटम। यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम किसी एटम को एटम का जो है ना मालूम करना चाहते हैं कितना जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसके लिए हमको जो है ये नॉलेज रखना पड़ेगा कि जिसका मालूम करना है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि X है, और बाकी जितना बचा हुआ है उसके सम को हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम को मालूम कर लेंगे। अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है तो इतना = 0 होगा, लेकिन अगर रेडिकल है तो जितना चार्ज है उतना यहाँ पर लिखा जाएगा। मेरे बच्चों, आप जो है ना अब तैयार हो बैलेंसिंग के इसको समझने के लिए। लेकिन जो है इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे K2Cr2O7, इसका जो है ना आप देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है आपको तो क्या करोगे, 2 एटम जो है ना Cr के हैं तो 2 और X, यानी कि 2X + K2 में आप देख रहे हो कि K2 का जो है 1 होता है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट में है, और ग्रुप फर्स्ट में होने के बाद जो है क्या है कि ग्रुप फर्स्ट में होने के बाद जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। तो +1 और 2 एटम है तो इसलिए 2 × 1 हो जाएगा,
और प्लस यहाँ पर जो है बेसिक, यहाँ पर जो है ग्रुप 16 में जो है ना देखो इसका ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो है ना माइनस जो है ना 2 हो जाएगा इसका, और -2 7 यानी कि 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसलिए जो है कितने हो गए इसके 7 × -2, और ये चूंकि क्या है तो मॉलिक्यूल है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप इसके इक्वेशन से x का वैल्यू असाइन कर सकते हो। इसी सब बेस नॉलेज को हम यूज करके बैलेंस करने वाले हैं रेडॉक्स इक्वेशन के लिए। तो रेडॉक्स इक्वेशन एक्चुअली आगे जो बैलेंस किया जाएगा तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल होंगे, तो उसी रूल को हम फॉलो करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों आज अब जो है ना हम चलते हैं उपचयन अपचयन समीकरण के संतुलन के ऊपर सीधे हमने जो है ना इससे कहा है कि क्या होता है कि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन के लिए कुछ केमिकल रूल्स जो है ना फॉलो किए जाते हैं। अब इसी को जो है ना हम एक ढांचे के तौर पे भी जो है पेश कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले खास तौर से ये जो है ना रूल्स को आप ध्यान रखोगे। अगर ये रूल्स यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो ढांचा है ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर के बेस पर जो है ना बैलेंस करने का इक्वेशन को, उसके लिए सबसे पहले एट फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करो कि स्केलेटन इक्वेशन लिख लो। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, दिया हुआ अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है, जो बैलेंस नहीं होता है लेफ्ट और राइट में, तो ऐसा जो है ना इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड के यानी कि रिएक्टेंट के नंबर्स ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो जो इक्वलाइज नहीं किए गए हैं ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। तो स्केलेटन इक्वेशन क्या करो आप सबसे पहले लिख लो, यानी कि क्या करो राइट स्केलेटन इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में आप ले लो, एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 फॉरवर्ड टू Cr2SO4 होल 3 प्लस FeSO4 Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O। अब आप यहाँ देखो कि जो है यहाँ पर क्या है, ये सल्फेट है, FeSO4 में ओनली 1 सल्फेट है, H2SO4 में ओनली 1 सल्फेट है, जबकि Cr2SO4 होल 3 में 3 सल्फेट, Fe2SO4 होल 3 में 3 सल्फेट, K2SO4 में एक और सल्फेट, यानी कि 7 यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जबकि कोई इसमें जो है ना कोई टच नहीं किया गया है किसी भी तरह से। ये जो है ना ढांचा है कि हमें रिएक्टेंट K2Cr2O7 प्लस FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इन तीनों को जब हम जो है ना रिएक्ट करवाते हैं तो वो Cr2SO4 होल 3 टाइप का जो है ना क्या मिलता है, कितना मॉलिक्यूल मिलता है ये डिटरमाइंड नहीं है। Fe2SO4 3 का भी मॉलिक्यूल मिलता है और K2SO4 का भी मिलता है, कितना अमाउंट में क्या मिलता है, और H2O भी मिलता है, तो ये कैसा मिलता है ये भी डिटरमाइंड नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जब घुल मिल जाएंगी, इनका जब रिएक्शन होगा तो ये सब सारी चीजें देंगी। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम देख रहे हैं कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि लेफ्ट LHS में
जो जितने एटम्स हैं जिसके उतने एटम इसमें हरगिज भी नहीं हैं। तो ऐसे जो है ना इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्केलेटन इक्वेशन को लिख लेना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रूल हो गया क्या, राइट स्केलेटन इक्वेशन। अब ये जो है स्केलेटन इक्वेशन आपने लिखा, अब क्या करना है, तो सेकंड रूल कहता है कि जो है ना असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच species in both side, यानी कि दोनों ही साइड में हर एक जो भिन्न प्रकार के तत्व के परमाणु हैं उनको क्या करना है, पहचान लेना है, उसको जो है ना लिख लेना है। क्या लिख लेना है, क्या पहचान लेना है कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना है। तो फिर से हम इसको उतारते हैं, उतारने के बाद जो है हम देखते हैं कि कैसे हम इसको पहचानते हैं। तो K2Cr2 और O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 फॉरवर्ड टू Cr2 SO4 होल 3 प्लस Fe2 SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2। आप देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो है ना आपने जान लिया है कि पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब ग्रुप फर्स्ट के हैं, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। ये हम जो है ना लिखते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में G16 में आप देखो कि उसका क्या होता है, तो -2 होता है, तो -2 इसके लिए जो है ना हमने लिख दिया। अब यहाँ पर सोचो कि K2Cr2O7 एक मॉलिक्यूल है और इसका जो है ना टोटल नेट जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल का इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ पर सोचो तो इसका टोटल जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 7 × -2 दिस मींस -14, और K2 का 1 + 1 है तो प्लस जो है ना 2, यानी कि 14 -2 दिस मींस माइनस कितना हो गया, -12। इसका मतलब यह है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Cr2 को क्या होना चाहिए, तो 12/2 दिस मींस +6, यानी कि Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। इसी तरह से आपको यहाँ तो इसका जो है ना कितना है, -2 है ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर जो है सल्फर का क्या होता है, तो +2, ये एलिमेंट हैं, मेटल हैं, तो +2 ये हो गया। और अब ये जो है ना सल्फर का क्या हो रहा है, तो उसी तरह से 4 दूने 8 और जो है ना 8 में से 2 निकाल दीजिए तो आपका क्या बचा, 6, तो ये भी +6 आ गया, यानी कि सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6 आ गया। H2SO4 में आओ तो H2SO4 में ठीक उसी तरह से -2 और ये जो है ना इसका होता है 1, तो 2 एटम है तो 2, यानी कि 4 दूने 8 में से 2 निकाला तो कितना बचा, 6, तो सल्फर का भी +6 आ गया। अब ये देख लो कि इस पार में आओ, यहाँ पर जो है ना SO4 होल 3, इसका जो है ना पार्ट कितना है, 3 है, इसका मान क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। Fe2SO4 होल 3 में क्या है, तो इसमें भी +3 है। इसी तरह से K2SO4 में आओ तो +1 हो जाएगा और इसका जो है -2 हो जाएगा, तो इसका 6 हो जाएगा। H2O में आओ तो इसका 1 और इसका -2 होगा, तो ये भी जो है ना क्या होगा, इसीलिए H2O का जो है क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर गौर करो कि जो है ना क्या हो रहा है, इसका टोटल जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 × 2 दिस मींस 12,
और क्या होता है कि जो है ना ये Cr2 इस Cr2 में चेंज होता है। जब रिएक्ट करता है FeSO4 से तो क्या होता है Cr2O7 K2Cr2O7 रिएक्ट करके क्या देता है तो Cr2SO4 अब आप यहाँ देखो कि टोटल जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6 × 2 और इसका टोटल जो है कितना है 3 × 6। दिस मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो घटने की वजह से इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करो अलग अलग पहचानो किसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से जो है ना नोट कर दो उसके ऊपर तो उसको पहचानो कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका जो है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप यहाँ देखो इसका जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर 2 है जो चेंज होके क्या बन गया है 3, तो यानी कि पर मोल कितना एक की चेंजिंग हो रही है, बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, वैलेंसी बढ़ रही है Fe की, इसलिए इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप जो है ना इसके बाद जो है ना कौन सा है तो ऑक्सीजन की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो इसको जो है ना अभी जाने देते हैं, इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। आप चलो जो है ना सल्फर के ऊपर सल्फर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर भी 6 है, इसके जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसके बाद जो है ना H2 H में आओ तो H का जो है K में आओ तो इसका भी 1 ही रहता है यहाँ पे, और H का जो है ना इसमें देख लो तो उसमें भी 1 ही रहता है। तो मेनली हमें चेंज कहाँ नजर आ रहा है तो Cr2 में। तो आप क्या करेंगे थर्ड जो है ना पॉइंट क्या करेंगे कि डिटरमाइन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग कितनी हुई ये जो है ना और किसके साथ कितनी चेंजिंग हुई। तो यहाँ पर आप देखो कि Cr में चेंजिंग होती है और Cr जो है ना उसमें कितनी चेंजिंग हुई तो आप देखोगे कि Cr में चेंजिंग हो गई, टोटल था जो है 2 × 6, दिस मींस 2 × 6, 2 एटम था और हर एक के जो है 6 थे, ये पॉजिटिव में था। यहाँ पे आप देखो कि दूसरे में क्या हो रहा है कि 2 × 3। अब ये जो है ना इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो है ना 12 - 6, दिस मींस 6 एटम 6 चार्ज जो है ना ये क्या करता है लूज करता है, गेन करता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। अब ये देखो कि रिडक्शन वाले का कितना हो गया 6 हो गया। अब ऑक्सीडेशन वाले का आप देख लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है तो आयरन का हो रहा है, यानी कि Fe का हो रहा है। तो Fe के लिए आप देख लो एक नजर से कि Fe के लिए जो है Fe का कितना था ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल तो 2 था, वो बढ़कर क्या हो गया 3 हो गया। तो चेंज कितना हुआ 3 - 2, दिस मींस 1। अब क्या करो यहां पर फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ ईच चेन, बोथ चेंजेस। अब दोनों ही चेंज के क्या करो कि एलसीएम कर लो। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो है ना 6 है और 1 है, इसका एलसीएम जो है करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 जो एलसीएम आया, अब क्या करना है इसको डिवाइड करके और हर एक के जैसे मान लीजिए कि K2Cr2O7 इसके लिए जो है कोसेंट मालूम करेंगे, FeSO4 के लिए कोसेंट मालूम करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में जितनी चेंजिंग हुई है उससे हम क्या करेंगे एलसीएम में डिवाइड करेंगे और इसमें जितनी चेंजिंग हुई है एलसीएम में उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, इसमें चेंजिंग आई है 6 की, तो 6 और एलसीएम कितना है 6 है। तो ऐसे में क्या करेंगे कोसेंट पता करेंगे, डिटरमाइन कोसेंट
कोसेंट क्या आ जाएगा, तो Cr के लिए K2 Cr2 के लिए Cr2O7 के लिए कितना आ जाएगा, तो 6/6 इक्वल टू 1। और FeSO4 के लिए FeSO4 के लिए आ जाएगा कितना, तो 6/1, दिस मीन्स 6। अब ये कोसेंट जो है इसी से आपको क्या करना है कि आपस में मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो जो है ना अब आप क्या कीजिएगा, वहां पर आपने कोसेंट पता कर लिया था, कैसे पता किया था, तो एलसीएम को डिवाइड किया गया था किससे, जितना चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो K2Cr2 में 6 की चेंजिंग हुई, तो उसको जो है ना 6 और इसमें 1 की चेंजिंग हुई, दोनों में जो है हम क्या करेंगे, तो एलसीएम जो था 6 से जो है डिवाइड करेंगे, 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, और इसका जो है ना चेंजिंग 1 था, तो एलसीएम है 6, तो 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 से जो है ना हम FeSO4 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा कि जो है ना H2SO4, अभी हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आगे आप देखो कि ये जो है ना मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है, तो K2SO4 Cr2 सॉरी K2Cr2 O7 प्लस 6FeSO4 प्लस H2SO4। अभी हम H2SO4 को भी जो है ना कुछ भी नहीं किए हैं, आगे जो है ना हम क्या कर रहे हैं कि जो है ना आप देखो कि Cr2 ऑलरेडी जितना ये बैलेंस हो रहा है, ये बैलेंस ही है, Cr2 SO4 होल 3 प्लस इसको जो है ना बैलेंस आप करोगे तो वहां पर Fe2SO4 होल 3 था, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा 3Fe2SO4 होल 3, और K2 ऑलरेडी है तो K2 को क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे K2SO4 होल 3 सॉरी K2SO4 प्लस क्या है H2O है। अब आप क्या करोगे, यहां पर से जो है ना आपको करना क्या है कि अब क्योंकि बाकी चीजों को हमने जो है ना क्या किया है, अभी तक हमारा जो है ना, अब यहाँ देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो 6SO4 यहाँ है, सल्फेट यहाँ है, और एक सल्फेट यहाँ है। इस साइड में कितने सल्फेट हैं, तो 6 + 1 7 है, और इस साइड में कितने हैं, तो आप देख लो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे जो है ना 3 × 3 यानी कि 9 सल्फेट है, तो 9 and 3 12 सल्फेट हुए, एक K2 है, K2 के साथ SO4 बना हुआ है, तो इस तरह से 13 है। कितना जो है ना एक्सेस है, तो यहाँ पर है कितना 6 + 1 7, और यहाँ पर है कितना 13, तो 6 जो है ना ऐड ऑन सॉरी यहाँ पर जो है ना कितना है 6 FeSO4 प्लस H2SO4 कितना होना है, तो H2SO4 को हमने कुछ किया नहीं तो इसकी काउंट नहीं करो, 6 FeSO4 6 FeSO4 है, यानी 6 सल्फेट यहाँ, इस साइड में प्रोडक्ट में कितने हैं 13 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 7, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई H2SO4 by 7 as it balance the sulfate and oxygen, sulfate and oxygen। हमने क्या कहा यहाँ पे कि जो है ना, अब पहले आप सल्फेट को जो है ना, इसको जो है ना देखो मत, इसको जो है ना आप देखो कि 6 सल्फेट यहाँ है, 13 सल्फेट यहाँ है, तो इसका मतलब कि 7 सल्फेट जो है ना H2SO4 के साथ होंगे, तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा कि मल्टीप्लाई H2SO4 by 7 एज इट बैलेंस। ये 7 जो है ना हम जब यहाँ डालेंगे तो इसी 7 H2 से O7 जो है K2
Cr2O7 का, ये भी बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप जो है इक्वेशन आप लिखो K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 7H2SO4 फॉरवर्ड टू Cr2SO4 होल 3 प्लस 3Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस 7H2O। अब आप काउंट करके देखो कि दोनों ही तरफ के जो है डिफरेंट स्पेसीज में कितने कितने। तो सबसे पहले पोटेशियम को काउंट करो, 2 पोटेशियम, प्रोडक्ट में 2 पोटेशियम, Cr2, इसमें भी 2 Cr2, रिएक्टेंट में 2 Cr2, 2 आइटम Cr2 के Cr के और 2 आइटम जो है प्रोडक्ट में भी Cr के, 7 जो है ना आइटम ऑक्सीजन के फ्री जो कि 7H2O के साथ जो है कंजुगेट हुए। तो 7O यहाँ पर अवेलेबल है और 6 जो है ना क्या है, Fe है। तो 3Fe2 में आपका जो है ना ये जो है ना बैलेंस हो रहा है। SO4 आप काउंट करो तो 6 जो है ना SO4 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो टोटल 13 हमने काउंट किया था इसके पहले। तो प्रोडक्ट में भी 13 है, तो 13 जो है ना SO4 यहाँ भी है, 13 है SO4 यहाँ भी है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये सब जो है ना आपको क्या मिल गया कि जो है ना इसमें 7H2SO4 में 7 into 2 दिस मीन्स 14 हाइड्रोजन, तो 14 हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। इस तरह से बच्चों आपने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपने आज के वीडियो में देखा। एक रिमेनिंग जो है ना दूसरा जो है ना वीडियो, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरा वीडियो जो है ना दूसरे दिन, यानी कि एक जो है ना इसी के रिलेटेड को रिलेटेड जो है ना इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ना बैलेंस करने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चूंकि जो है ना वीडियो जब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको भी देखकर समझने में दिक्कत होगी, इसलिए जो है ना उसको दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।